गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जितना जल्दी हो सके सबसे पहले तो क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से। उसके बाद आज की हम बहुत ही मैं बोलूँगी एकदम शानदार क्लास की शुरुआत कर रहे हैं बेस्ट क्वेश्चंस के साथ। और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जितना भी रेलवेज का आपका प्रीवियस ईयर है वो सारा का सारा कवर अप हो जाए। यहीं पे ही क्या हुआ? जितना भी आपका प्रीवियस ईयर है वो सारा की सारा आपका यहीं पे कवर अप हो जाए। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लिए बचा नहीं जो लास्ट 5 से 6 साल के अंदर रेलवेज में आया हो और आपसे ना हो पाए। तो ये पूरी हमारी कोशिश है। तो सबसे पहले आप सभी को शेयर करना है। आपके पास 30 सेकेंड्स का समय है। एक बार सारे बच्चे जाइए और हर एक बच्चा कम से कम 5-5 लोगों को शेयर करके फटाफट से आ जाइए। बिल्कुल। गुड इवनिंग। बिल्कुल, मैं पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर करवाऊँगी पूरा की पूरा। एक बार हम प्रीवियस ईयर करेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना? एक और क्लास आपके लिए ज ज़बरदस्त आने वाली है, ऐसी क्लास आएगी जिसके बाद आप ये कहोगे कि मैडम क्लास हुई है तो आपकी हुई है, ऐसी क्लास आएगी। पर उसके लिए थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा और पहले आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा। गुड इवनिंग। 1 सेकंड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। और बताइए? हाँ, देखो शेयर करना अच्छी बात है। सारे बच्चे क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिए। उससे पहले मैं आप लोग को 1-2 इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि आप लोगों के लिए बैचेज़ भी अवेलेबल हैं और टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। आप उन टेस्ट सीरीज़ को लीजिए, ज़्यादा कोई मतलब आप ये मान लीजिए ₹100 में ₹99 के अंदर 100 भी नहीं ₹99 ही है। ₹99 में आपको 40 टेस्ट अवेलेबल हो रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इससे सस्ता कुछ होता होगा। मतलब आपको ₹2 का 1 टेस्ट मिलेगा मुश्किल से। एक टेस्ट आपको ₹2 का पड़ता है और रोजाना अगर आप कहीं बाहर भी जाते हो तो कम से कम 2 दिन के अंदर आप ₹100 का पेट्रोल पी जाते होंगे। आपकी गाड़ी, आप नहीं, आपकी गाड़ी। तो ये एक मिनिमम से चार्जेस है जो आपको मुझे लगता नहीं किसी को भी देने में दिक्कत होगी। और 40 टेस्ट जब आप दोगे ना और उनका लेवल आप दोगे और फिर आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई क्या लेवल रह रहा है आपका और क्या लेवल रहेगा। मैं जानती हूँ जितने ही मॉक टेस्ट में मार्क्स आते हैं उससे 2-4 नंबर आपके ऊपर ही आएँगे। पर एटलीस्ट आपको जेन्युइनली पता तो चले कि आखिरकार आपके मॉक टेस्ट से मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा-सा वर्कआउट कीजिए। इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम लोगों ने एक बैच भी है अवेलेबल है। रीजनिंग का स्पेशल बैच है। आप उस बैच को भी ले सकते हैं। वहाँ पे आपको सीक्वेंस में टॉपिक वाइज़ क्लासेस मिल जाएँगी। अगर आप में ऐसा कोई है जो पहली बार ही रीजनिंग पढ़ रहा है तो आप वो बैच ले सकते हो। उससे अगर पूरा का पूरा एक बार रिवीजन हो जाएगा उस बैच में। ठीक है? 1 सेकंड बस क्वेश्चंस आ गए। एक बार मैं डाउनलोड कर लूँ इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस एक्चुअली मैम साउंड। हाँ बच्चे, साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो साउंड की प्रॉब्लम कल से प्रॉपर हो जाएगी। मतलब एक्चुअली क्या है, कभी कभी मैं ना सेल चार्ज नहीं कर पाती हूँ। अब मैं भी क्या करूँ पता है आप लोगों को? मैं अभी अभी जस्ट बैंक से अभी अभी आई थी। आते ही मैंने सबसे पहले क्लास का ही काम किया है। मैं जैसे ही बैंक से आई हूँ, मैं अभी बता 7:30 के आसपास है बैंक से आई हूँ। बैंक से आने के बाद यकीन नहीं होगा, मैंने सबसे पहले स्टूडियो में आई हूँ। स्टूडियो में ही मैंने मम्मी को बोला कि चाय पी लेते हैं और कप भी नीचे ही रखा हुआ है, अभी चाय पी के और सीधे आपको पढ़ाने लग गई हूँ मैं। सोच रहे हो? तो कभी कभी क्या होता है, मुझे ये छोटी मोटी चीजें करने का टाइम नहीं मिल पाता है। अरे क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे? 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। कौन से क्वेश्चंस हैं बच्चे ये?
क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चे, बस हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं हम क्वेश्चन के सेशन को। एक सेकेंड बस। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन के सेशन को। तो सारे बच्चे रेडी हैं? एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो एवरीवन, आप सभी लोग तैयार हैं क्वेश्चन सेशन के लिए? तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रेलवेज के होने वाले हैं, तो हर एक क्वेश्चन को आराम से कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, जरा बताइए इसका जवाब क्या होगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला सवाल आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ब्राउजिंग का मतलब ये है। तो आपसे पूछा है पैराडाइज का मतलब क्या होगा। ये आपके कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सिर्फ रेलवेज के लिए नहीं, बाकी भी एग्जाम्स के लिए आपके बहुत यूजफुल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सारे बच्चे एक बार ट्राई कीजिए इसको, फिर बताती हूँ मैं कैसे करेंगे इसको। स्टार्ट कर दिया है। कलर चेंज, हाँ क्वेश्चन देखिए फटाफट से। सवाल लिखा हुआ है ब्राउजिंग का मतलब, आपको इतना बड़ा वर्ड लिखा हुआ है। अब देखो, जब आप इस वर्ड को नोटिस करोगे आपको क्या दिखेगा कि जितने भी लेटर्स आपके यहाँ पे, वो सभी लेटर्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, केवल उनको अरेंज किया गया है। देखते हैं, ब्राउजिंग, BROWSING, ब्राउजिंग है, इसका मतलब है RBWOIS और N, IS के बाद GHN। कुछ गड़बड़ हुई, देखो ये दोनों क्रॉस में हो गए, ये दोनों क्रॉस में हो गए, ये दोनों क्रॉस में हो जाएंगे, और यहाँ पे ये और ये G और N क्रॉस में हो जाएंगे। तो क्या हुआ है, ऑलरेडी क्रॉस में वर्ड्स को लिखा हुआ है SGN। यहाँ पे ये एच एक्स्ट्रा लिखा हुआ है और कुछ नहीं, ये एस एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर है? तो उसको अरेंज किया गया क्रॉस के अंदर। सिमिलर वे में आप इसको कर लीजिए, क्रॉस में अरेंज कीजिए सबको। क्रॉस में आप अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, AP AR AP AR ID और उसके बाद ES। तो APARIDES, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, तो ये आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन के पहली नजर में देखने के बाद कि जो क्वेश्चन है उसमें आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, या फिर नॉर्मली क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। ये पहला तरीका होता है क्वेश्चन को देखने का, है ना। कोडिंग डिकोडिंग ये पहली टिप है जो आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखो। एक ये क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये रेलवेज का ही एक्चुअली फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवेज का ये फेवरेट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए। रेलवेज का आपका फेवरेट क्वेश्चन है ये सवाल। 101% आपके आएगा ही आएगा। लिखा हुआ है वर्ड्स आपके सामने, आपसे पूछा गया है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको माध्यिका बतानी है, कैसे बताओगे? आपको किस पे ध्यान देना है, माध्यिका पे ध्यान देना है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि माध्यिका को निकालते कैसे, कैसे निकालते हैं हम माध्यिका को। पहले इन वर्ड्स को अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले 3 आएगा, 3 2 बार है तो 3 2 बार आ गया। उसके बाद 4 है 2 बार, 3 बार, तो 4 3 बार आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 है, 5 2 बार है, तो 5 को हमने 2 बार लिख लिया। उसके बाद आपका 6 7 और 10 है, 6 7 और 10 हो गया। ठीक है, 6 7 और 10 हो गया। अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। कितने हैं टोटल हमारे पास, 10 है। तो 10 अगर हमारे पास नंबर्स हो तो 10 का मिडिल टर्म क्या होता है, बीच वाला ये 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 यहाँ से और 1 2 3 4 5 यहाँ से, तो 4 प्लस का 5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। कितना हो गया, 9/2। 9/2 का मतलब 4.5। तो जवाब क्या हो जाएगा, 4.5 आपका सही जवाब। आई बात समझ में? कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको अरेंज करना होता है एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर। आपने पहले इसको एक ऑर्डर के अंदर अरेंज किया,
ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको मिडिल टर्म निकालना होता है। अब यहाँ पे 10 लेटर्स थे, 10 नंबर्स थे, तो मिडिल टर्म क्या होगा, चौथे और पांचवे को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, चौथे और पांचवे नंबर को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगी हमारी माध्यिका। क्लियर है? किसी, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज शायद नई बात होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नई बात होगी कि माध्यिका एक्चुअली में निकालते कैसे हैं। आई होप इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला सवाल आपके सामने, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, जरा ट्राई कीजिए इसको। क्वेश्चन अच्छा सवाल है, थोड़ा सोचोगे आपको समझ में आएगा। सारे स्टूडेंट जरूर ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ज्यादातर चीजें समझने पे ध्यान दीजिए कि पैटर्न को समझिए एक्चुअली में, कि एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले हम उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें जो बार बार आ रहा है हमसे, और उसके बाद हम उस चीज पे ध्यान दें जो एग्जाम में थोड़ा सा कम टाइम्स आती है। ठीक है, जैसे कि सवाल ये देखो क्या होगा, सबको 1 नंबर मिल गया, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मुझे पता लगाना है 36 और 108 में रिलेशन पता लगाना है, 36 और 108 में रिलेशन पता लगाना है। अब इसके निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, देखते हैं हम लोग कैसे। देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊंगी तो क्या करूंगी, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 36 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा वैल्यू ये निकल के आती है, ऑब्वियस ही बात है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ भी यही काम कर देते हैं, इंटू का 3 कर देती हूँ, करा भाई, 3 4 12, 12 13, 132 आपका आंसर आ गया। पर मैंने देखा कि यार 132 तो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, ऑप्शन में 132 अवेलेबल ही नहीं है, आपका 122 कैसे जवाब आया, 122 आपका आंसर कैसे आया, या तो ये आता। अब ये तो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा हमें, ट्राई कीजिए। 36 से 108 कैसे जाएंगे, 3 इंटू 6 का स्क्वायर किया, 3 इंटू 36, तो भी आपका 108 आ गया, 108। सिमिलर वे में 4 इंटू 4 का स्क्वायर किया, तो 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 64। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तुक्का नहीं मारना है भाई, तुक्का नहीं मारना है, अपने मन से जवाब नहीं देना है आप लोगों को। अब आप क्या सोचोगे कि मैडम हो सकता है गलत लिख दिया हो, 132 लिखना चाह रहे होंगे, 122 लिख दिया, ऑप्शन रॉन्ग है। नहीं बच्चे, हर बार ऑप्शन रॉन्ग नहीं होते हैं, कभी कभी आपका दिमाग भी रॉन्ग हो सकता है। तो लॉजिक आपका ये लगेगा, कैसे लगाया हमने, पहला टर्म लिया, सेकेंड वाले का स्क्वायर कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, आपका जवाब ये आ गया। फर्स्ट टर्म लिया, सेकेंड वाले का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हुआ आंसर आपका कितना आ गया, 64 आ गया। सब लोग का क्या गलत, सबका गलत हो गया। मुझे लगता है 99% बच्चों का आंसर गलत था, किसी का भी सही जवाब आया ही नहीं। किसी का सही जवाब हो तो हाथ ऊपर कर लीजिए। अगर आप में से ऐसा कोई महारथी है जिसका सही जवाब था तो एक बार हाथ ऊपर कर लो। तुक्का नहीं मारना है भाई, तुक्का मारने में फोकस मत रखिए, तुक्का मारना सिखाऊंगी मैं, तुक्का कब मारा जाता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, कभी कभी मारते हैं भाई, भाई तुक्का भी मारना चाहिए, ये भी एक अच्छी बात होती है, हैबिट अच्छी है ये भी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन एक आएगा आपके एग्जाम में, सवाल देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, उम्मीद करती हूँ कि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आए और आप इसको 1 नंबर सही करके आए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा सवाल है ये वाला, कोडिंग डिकोडिंग का ही एक अगले लेवल का क्वेश्चन है। क्या है सवाल, देखते हैं। आपसे कुछ कुछ बातें कही गई हैं, हमें बातें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सीधे जाएंगे, पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है हेट वर्ड का मीनिंग, हमसे पूछा हुआ है हेट वर्ड का मीनिंग क्या होगा। अब पहले देखिए कि हेट वर्ड आपके पास अवेलेबल कहाँ पे है। देखो, यहाँ पे हेट नहीं है, यहाँ पे मेरे पास हेट अवेलेबल है, उसके बाद यहाँ पे भी हेट नहीं है, मेरे पास जो हेट अवेलेबल है वो सिर्फ सिंगल जगह पे अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कोड हेट का होगा वो सिर्फ सिंगल जगह होगा, सिर्फ सिंगल जगह। तो VI, LE और RI में से आप ऐसा शब्द देखिए जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा। देखो VI, LI, देखो LI यहाँ पे भी है, LI यहाँ पे भी है, RI यहाँ पे भी है और RI यहाँ पे भी है, तो हमारे पास वर्ड बचा VI। VI एक ऐसा वर्ड है जो आपका बार बार कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वही मुझे हेट का मीनिंग बताएगा, VI।
जिनका LI आ रहा था वो मुर्गा बन जाइए, उन्होंने लगता है अभी भी आप लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आया बच्चे। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, आप याद रखिएगा। ग्रुप डी एक ऐसा है, आपको पता है, एक बात बताऊंगी आप लोगों को, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने बड़े लेवल का एग्जाम होता है ना, उतना ज्यादा उसका लेवल जो है और पैटर्न जो है फिक्स रहता है। और जितना छोटा एग्जाम, छोटा एग्जाम मतलब जो 10th बेस्ड होता है, 12th बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें क्या होता है, पैटर्न फिक्स नहीं होता है। जितना आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड पेपर होंगे, उनका हमेशा पैटर्न फिक्स रहेगा। लेकिन जितना जो एग्जाम होगा, जो 10th लेवल पे होगा, 10th पास कर सकते हैं, 12th बच्चे दे सकते हैं, हमेशा वो पेपर क्या होगा, उसका कभी पैटर्न फिक्स नहीं होगा। वो चाहेगा कि टफ से टफ क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि 10th 12th की भीड़ बहुत होती है, 10th 12th की भीड़ बहुत होती है। इसलिए भाई क्या हुआ, गड़बड़? भाई गुस्सा सही बात नहीं है भाई, गुस्सा थूक दीजिए सभी लोग, गुस्सा नहीं करना है हमको, हम अच्छे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई कीजिए। आपके पास कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड से आपको एक ऑड वन आउट निकालना है। कैसे निकालेंगे? अच्छा, क्वेश्चन के बाद में हट जाया करूं तो ओके, हट गई मैं। क्वेश्चन देखिए, सवाल आपके सामने है, सेलेक्ट द ऑड वर्ड और लेटर्स नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, कोल, क्रूड ऑयल, सोलर एनर्जी एंड नेचुरल गैस। समझ में आया आपको क्या हो सकता है? सोलर एनर्जी आपका सही जवाब है। क्या जवाब होगा? सोलर एनर्जी। इसका जवाब क्या दे सकते हैं? इसका जवाब दे सकते हैं ये कि कोल हुआ, क्रूड ऑयल हुआ और नेचुरल गैस हुआ। ये सब कहां से आती है? अंडरग्राउंड से आती है, जमीन से निकलती है। जबकि सोलर एनर्जी आपको सूरज से मिलती है, ऊपर से मिलती है। और बाकी की चीजें जो है वो जमीन से निकालते हैं हम लोग, जमीन से निकलती है बाकी चीजें। केवल सोलर एनर्जी जो है आसमान से आती है। कहां से? सूरज से आती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखो, इसमें भी आपको ऑड वन आउट निकालना है। बच्चों का सवाल है वैसे तो, ये छोटे बच्चों का सवाल है ये। जब आप छोटे हुआ करते थे ना, तो वहां पे सवाल ऐसे पूछे जाते थे। पर ये ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये सवाल ग्रुप डी में आया हुआ है। देखो, आपको ऑड वन आउट निकालना है। सबसे अलग क्या है, ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बच्चे, सारे स्टूडेंट्स। सवाल काफी अच्छा अच्छा, लैग, नाक, मतलब अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। अब जब मैं इसका जवाब दूंगी ना, आपको हंसी आएगी। क्या? देखो, इसका आंसर है नोज। इसका सही जवाब क्या है? नोज। क्यों है? हाथ भी दो होते हैं, पैर भी दो होते हैं और कान भी दो होते हैं। कान भी दो है, पैर भी दो है, हाथ भी दो है, लेकिन नाक सबकी एक है, सिंगल नोज है ना। ऐसा कोई बच्चा जिसकी दो दो नाक हो? किसी की दो नाक होती है? नहीं होती, सिंगल नाक होती है। तो बाकी सब आपके पेयर्स में अवेलेबल है, लेकिन नाक जो है वो एक ही है, सिंगल पीस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद छोटे बच्चों का सवाल है, काउंटिंग ऑफ क्वेश्चंस का है सवाल, आपका काउंटिंग का है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी को भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही हो बता दीजिएगा। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बोला है रेलवे से हैं, तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा। समझ में नहीं आएगा, मैं आपको 2 बार रिपीट करूंगी, पर ट्राई कीजिए समझने का। क्वेश्चन इजी था ना? कितना इजी क्वेश्चन था ये। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, और आप बोलते हैं मैडम हार्ड क्वेश्चन आते हैं। मेहनत कीजिए भाई, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए चीजों की, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये नहीं बोल रहे कि दिन रात पढ़ पढ़ के आप पागल हो जाओ, ऐसा भी नहीं बोल रहे कि भाई दिन रात पढ़ते रहो पढ़ते रहो, किताबों में बैठ जाओ आप, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ, है ना। लेकिन पढ़ाई करो, जितनी देर भी पढ़ाई करो सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करिए।
किताबों को रख के मंदिर में रख देना कि भगवान जी आशीर्वाद दें कि जो आप करेंगे वही भला होगा हमारा, ऐसा नहीं है। भगवान जी भी आशीर्वाद तभी देते हैं जब आप खुद मेहनत करते हो, वरना भगवान जी भी आशीर्वाद नहीं देते हैं आपको। देखो क्वेश्चन है सेम उसी पैटर्न का सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का पूछा क्या है इसमें। देखो पूछा हुआ है आपसे कि इस का कोड क्या होगा। किसका कोड पूछा हुआ है? इस का कोड पूछा हुआ है। कैसे पता लगाएंगे इसका कोड? पता लगाने के लिए पहले देखिए इस है कहाँ पे। मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है ना, तो इज है यहाँ पे, इज यहाँ पे भी नहीं है, इज यहाँ पे भी नहीं है। अरे अरे क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है बच्चे शायद। यू आर जॉन को लिखा हुआ है इसमें, हु आर यू को लिखा हुआ है ऐसे, और अच्छा ये रहा जॉन इज गुड को लिखा हुआ है, ये रहा इज यहाँ पे है बच्चे, इज आपका यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखो सिंगल ये इज ये रहा, बाकी कहीं पे भी इज नहीं है। इसका मतलब इसका जो भी कोड होगा, इसका जो भी कोड होगा वो सिंगल बार आएगा, रिपीट नहीं करेगा। तो गेट, गेट यहाँ पे और कहीं है गेट, गेट कहीं नहीं है। सेट यहाँ पे कहीं और सेट है, नहीं है। फैट, फैट यहाँ पे भी है, फैट यहाँ पे भी है। गेट नहीं है यहाँ पे और सेट नहीं है यहाँ पे। जवाब क्या होगा बताइए। देखो ध्यान दो क्वेश्चन पे, गेट और सेट दोनों एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हुए, या तो गेट होगा या सेट होगा, या तो गेट होगा या सेट होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए बोल रहे बच्चे तो गलत है ये ऑप्शन नंबर ए। आपने जबरदस्ती कैसे बोल दिया कि गेट होगा, सेट ने क्या बुरा किया था भाई? आप सेट होना नहीं चाहते हो क्या? बताइए, होना चाहते हो ना? सेट ने क्या बुरा किया है? कोई बुरा नहीं किया है। तो जवाब हो जाएगा निर्धारित नहीं कर सकते हम एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाएंगे कि गेट और सेट में से कौन सा हमारा आंसर है, तो हम बोल देंगे ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई डाउट? क्लियर हुआ सभी को? तो गेट और सेट आप में से दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो सकता है। हम तुक्का नहीं मारेंगे चीजों पे, अपने मन से नहीं बताएंगे, जो क्वेश्चन में दिया है उस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। सवाल देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा सवाल है ये वाला भी। इस क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, आपको ऑड वन आउट निकालना है। क्या निकालना है? ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब ये है कि आपके पास जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से आपको सबसे अलग क्या है, जो सबसे डिफरेंट हो, आपको वो सोचना है। अच्छा सिंगल मस्त हो गया? नहीं भाई, डबल तो होना ही पड़ेगा कभी ना कभी। यार ये तो झूठ है भाई, हमसे ही झूठ बोल लोगे आप। कभी ना कभी तो सिंगल से डबल हो गई, कभी ना कभी तो सेट हो गए यार। क्वेश्चन देखिए, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, शेयर कर दीजिए सारे स्टूडेंट्स एक बार भाई। आपका एक शेयर बहुत कीमती हो सकता है, इसलिए जाइए, 30 सेकेंड्स है आप लोगों के पास, और जाके कम से कम 5 स्टूडेंट्स को सभी लोग शेयर कीजिए। आपका एक एक शेयर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए काम हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आगे पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिल सकता है उनको। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है, जिससे कि सभी लोग यहाँ पे आए, जुड़े, और बहुत मज़ा आएगा अपन को पढ़ने के अंदर भी। बताओ क्या करेंगे? बहुत ही बढ़िया लॉजिक है, अगर लॉजिक देखोगे बड़ा अच्छा लॉजिक है। देखो क्या है, क्या है? 2 + 5 + 3 + 6, 3 + 6। अब देखिए क्या हुआ, 5 और 3 8 और 8 16, 16 हो जाएगा। 16 का रूट कितना हो गया? 4 हो गया। सिमिलर में देखिए 5 6 7 8 9, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 का रूट कितना है? 3 हो जाएगा। सबको ऐड कीजिए, यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 15 आ गया, कितना हुआ? 25। और 25 का रूट कितना होता है? 5। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 36 हो जाएगा। 36 का रूट कितना होता है? 6। और यहाँ पे आपका 4 दे रखा है, ये गलत हो गया। सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद जो वैल्यू बन रही है उसका रूट लेते हैं अगर हम लोग, तो ये वाली वैल्यू साइड से बनती है, सिवाय ऑप्शन नंबर डी के। सिवाय ऑप्शन नंबर डी के वहां पे वैल्यू 6 बनती है, और आपके पास ऑप्शन में 4 दे रखा है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया।
अच्छा, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ पर आप अच्छा पढ़ते नहीं हो। आप तो नाक कटवाने में लगे रहते हो यार मेरी। जहां देखो वहां नाक कटवाते हो आप तो यार। जहां देखो वहां नाक कटवा देते हो आप मेरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन, ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई कीजिए। भाई अगर आपने आज दिल की बात करी दी है तो एक बार जरा शेयर कर दीजिए दिल से। जितना दिल से मैं पढ़ाती हूँ उतना दिल से आपको शेयर भी करना बनता है। तो जाइए और दबा के शेयर कीजिए एक बार, सभी अपने दोस्तों को बुला के जबरदस्ती पढ़ करके लेके आओ। भाई देख, देखना ही पड़ेगा तुझे तो। ऐसा ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये मत सोचा करो कल वाला है आज वाला है। आपको देना है, एग्जाम है भाई। अगर क्वेश्चन रिपीट भी आएगा तो भी करना पड़ेगा आपको। तो कल वाला है, परसों वाला है, आज वाला है, ऐसा मत देखिए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। क्या लिखा हुआ है? यहाँ एल का मतलब है प्लस, यहाँ प्लस हो गया। उसके बाद एल का मतलब प्लस हो गया। एम का मतलब है माइनस, एम का माइनस हो गया। और एन का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। फिर हम बॉडमास रूल को देखेंगे। बॉडमास रूल हमसे क्या बोलता है? बॉडमास रूल बोलता है कि भाई पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें। ब्रैकेट क्या है? ये रही पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट। पहले इसको सॉल्व कीजिए। 10 प्लस का 4 14 हो जाएगा। फिर प्लस लगा दिया, फिर 4 4 जा 16 हो जाएगा। फिर माइनस का 6 लगा दिया। अब वो बोलता है कि भाई ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आप ऑफ कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी है। तो 14 प्लस का 10 हो जाएगा कितना? 24। तो आंसर आपका 24 हो जाएगा। मैं मानती हूँ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ऑप्शंस आपके रॉन्ग है। ऑप्शंस आपके रॉन्ग जरूर है पर आंसर आपका 24 अवेलेबल है। ठीक है भाई, कल वाला है, परसों वाला है, उसके बाद वाला है, ये देखोगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसा नहीं देखना है हमको, अच्छे बच्चे हैं। देखो ये क्वेश्चन देखिएगा, इसका अगर जवाब दे दोगे आप तो मेरी तरफ से आपको चॉकलेट। अगर आप इसका जवाब दे दोगे तो आपको मेरी तरफ से चॉकलेट। जवाब दीजिए इसका। बिंदास सवाल है बच्चे, बिंदास सवाल है। जवाब दीजिए। ये सवाल पता है आपको कहाँ आया था? ये सवाल पूछा गया था आपसे आरपीएफ के एग्जाम में। लेकिन सवाल बहुत मस्त था, मतलब देख के ना मजा आ गया, ये मान लीजिए। बताओ आंसर क्या होगा? बहुत क्वेश्चन आसान है। एक चरवाहा के पास 19 भेड़ें थी, सभी परंतु 7 मर गईं। उसके साथ अब कितनी शेष हैं? बताओ। क्वेश्चन बताइए, बड़ा आसान सवाल है। एक जो चारा चलाने वाला होता है ना, उसके पास 19 भेड़ें थी। 19 सभी परंतु 7 मर गई। उसके पास अब कितनी बाकी रह गई है बताइए। बताओ कितना होगा जवाब? 19 19। देखो क्या होना चाहिए, 19 माइनस का 7 होना चाहिए 12। जवाब आना चाहिए था 12। यही होगा। 19 में 7 मर गए तो कितनी बची? 12। लेकिन आपने सवाल ढंग से पढ़ा नहीं। क्वेश्चन में को लैंग्वेज को पढ़िए पहले। सभी परंतु 7 मर गई। इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का मतलब है 7 के अलावा बाकी सारी मर चुकी हैं। 7 के अलावा बाकी सब मर चुकी हैं। तो कितनी बची है? 7 बची। आंसर 7 है। लैंग्वेज को देखिए, ऑल बट 7 डाइड। ऑल बट 7 डाइड। इस लाइन का मतलब क्या होता है? 7 के अलावा सारी मर गई। लैंग्वेज के साथ खेल लिया आपके साथ, तो भाई लैंग्वेज के साथ खेल लिया। सारी
मर गई, बस 7 बची हैं, तो जवाब कितना हो जाएगा 7। हाउ मेनी लेफ्ट, 7 आपका सही जवाब है, तो जवाब आपका 7 हो जाएगा। तो देखो, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं आपकी अंग्रेजी टेस्ट करने के लिए, पर घबराना नहीं है, संभल के जवाब देना है, बस घबराना तो हमें है ही नहीं, बस संभल के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने डायग्राम दिख रहा है आपको, आपको इस फिगर के अंदर ट्राइंगल्स को काउंट करना है, काउंट कीजिए। यही तो बेईमानी है, यही तो एग्जामिनर, पता है एक बात मैंने आपको बहुत अच्छी समझाई हुई है, देखो एक बात समझ के चलिएगा, एग्जामिनर आपकी यहाँ नॉलेज चेक करता है, केवल केवल नॉलेज चेक करता है कि आप उस समय पे कितना सोच पा रहे हैं। इसलिए बोलती हूँ, आप कम प्रेशर के साथ एग्जाम दोगे। ऐसे सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बुजुर्ग बोले जाते थे, मतलब बहुत पुराने लोग भी बोलते थे कि ठंडे दिमाग से सोचो और काम करो। क्यों बोला जाता है भाई, जितना शांत दिमाग होगा उतना ज्यादा आप सोच पाएंगे और उतना बढ़िया आपका एग्जाम जाता है, इसलिए आराम से करिए। है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। आप इसमें काउंट कर पाएंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। देखो हम काउंट कर देते हैं। देखो अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे, इतने ट्राइंगल्स में, इतने में अगर मैं देखती हूँ तो क्या हो जाएगा, इतने ट्राइंगल में देखूंगी तो क्या होगा, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये, 3 तो ये हो गए, फिर एक आपका ये रहा 4, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये 2, एक हो गया 3 ये, और एक हो गया 4 ये, 4 ट्राइंगल इधर हो गए, 4 उधर हो जाएंगे, 4 + 4 हो गए 8, हटा दो इसको, 8 तो सीधे हो गए। इसके अलावा देखिए, एक ट्राइंगल हो गया ये बड़ा वाला ऐसे, और एक ट्राइंगल हो गया बड़ा वाला ऐसे, प्लस के 2, कितने हो गए 10। क्लियर है, बड़ा वाला एक ये रहा, एक बड़ा वाला ये रहा, 10 हो गए। अब इसको छोड़ देते हैं। अब कौन से बच्चे, देखो अब कौन से जाते हैं, एक ट्राइंगल हो गया ये वाला, एक ट्राइंगल हो गया 2 ये वाला, एक ट्राइंगल हो गया ये पूरा, और एक ट्राइंगल हो गया ये वाला पूरा, तो इसके बाद 4 ऐड और हो गए, कितने हो गए 14। आंसर कितना है 40। कितना जवाब है 14। 16 जिनका आ रहा था उन्होंने 2 एक्स्ट्रा जो निकाले हैं, जरा मुझे भी दिखाइए, मैं भी देखूं, मुझे भी तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि भाई आपने एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आए हो। भाई आपके पास इतनी अच्छी आंखें हैं, मुझे भी दिखाइए कि मैं भी देखूं उन ट्राइंगल्स को। आंसर तो 14 आ रहा है आपका, जो 16 दिख रहा है आपको अपनी आंखों से, जरा मुझे भी दिखाइए। इतना नहीं भाई, तुक्का फिट करना है, पर हर जगह नहीं फिट करना है, कुछ कुछ जगह करना है बच्चे, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल। ये भी काफी अच्छा सवाल है, ट्राई कीजिए इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करोगे समझ में आएगा, कोशिश कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कोशिश करो इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा सवाल है। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे, थोड़ा सा इसके मतलब पैटर्न पे ध्यान दोगे, सवाल समझ में आएगा आपको अपने आप। देखो आपको इन तीनों नंबर्स का यूज करके 6 लेके आना है। सिमिलरली यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है शायद, यार 2 है यहाँ पे, या 2 लिख लो। इन तीनों का यूज करके आपको ये नंबर लेके आना है। अब ध्यान दो क्या हुआ है, 3 × 6 × 12, इसका क्यूब रूट करो, करके देखो भाई, 3 × 2 6 × 12, कहीं गड़बड़ तो नहीं। 3 × 6 और 6 × 2 12, ठीक है। जरा क्यूब रूट करके देखो कि आपसे क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है यहाँ पे, 6 आपका इसका रूट निकल जाएगा, निकलेगा। देखो 3 यहाँ से निकल जाएगा 3, और एक इसमें क्या है 2 और 3 है ना,
तो तीन तीन तो तीन हो गए और दो भी तीन बार हो गए, तो जवाब कितना हो गया? 6 हो गया। सिमिलर वे में देखिए यहाँ पे 2 × 5 × 4 इंटू का 5 × 5, इसका जब आप क्यूब रूट लेंगे तो क्या होगा? 5 निकल के आएगा और 2 निकल के आएगा, कितना हो गया? 10 हो गया। सिमिलर वे में आप यहाँ पे देखिए 2 4 64, 2 × 4 × 64, आप इसका रूट लीजिए। आप इसका रूट लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 × 4 इंटू का 16 इंटू का 4, कितना जवाब हो जाएगा आप लोगों का आंसर बताओ? 8 आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो हुआ कि आपको थोड़ा सा पैटर्न पे ध्यान देना है। क्लियर हुआ आप लोगों को? थोड़ा सा पैटर्न पे ध्यान देना, आपको समझना ये है कि यहाँ पे जो नंबर निकल रहा है वो नंबर कितना छोटा है कितना बड़ा है। अगर ये नंबर यहाँ पे भी ज्यादा थोड़ा बड़ा होता तो सोचते हम प्लस हो रहा होगा, अगर थोड़ा और बड़ा होता सोचते मल्टीप्लाई हो रहा होगा, पर नंबर छोटा था तो हम सोचा क्या पता स्क्वायर या रूट हो रहा हो, कुछ ऐसी कोई वैल्यू हो रही हो, तो इसलिए हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, कोई भी सवाल को आपको छोटा या बड़ा नहीं समझना है, सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। सवाल देखिए, अब देखो ये सवाल देखना, क्वेश्चन देखिए। सवाल है आपको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम किसका बनाना है? मॉस्क, चर्च और प्रेयर। मॉस्क, चर्च और प्रेयर का आपको वेन डायग्राम बनाना है। अब पहले वेन डायग्राम नोटिस कीजिए, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है। अब देखो वेन डायग्राम आपको बनाना है। अब देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? चर्च, मॉस्क और देखो एक स्टूडेंट मुझसे बोल रहा है कि मैम मुझे बेसिक से पढ़ना है। देखो बेसिक से पढ़ने के लिए आप लोगों के पास 2 से 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन ये है कि आप प्रादित ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्रादित ऐप को डाउनलोड कर लोगे, वहां पे आपको टॉपिक वाइज रीजनिंग के बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे। आपको जो मर्जी है आप वो बैच ले सकते हो और बेसिक से पढ़ सकते हो। सभी टॉपिक्स को बहुत बेसिक से कराया गया उन बैचेस के अंदर। आपके पास ऑप्शन ये है, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यूट्यूब पे सर्च करोगे प्रियल मैम रीजनिंग पे, तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आपको अलग टॉपिक देख के करने पड़ेंगे। आपको सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे, पर आप वहाँ पे टॉपिक देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो अगर दोनों ऑप्शन से अगर आप थोड़ी मेहनत करना चाहते हो तो मेहनत करके आप टॉपिक ढूंढ सकते हो, या फिर आपके पास एक बैच ले सकते हो आप प्रादित ऐप पे, वहाँ आपको सीक्वेंस में ही टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको सारे के सारे। ठीक है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, आप जो मर्जी आप वो ले सकते हो। मॉस्क, चर्च एंड प्रेयर। सबको पता है चर्च एक अलग जगह होती है, मॉस्क एक अलग जगह होती है। चर्च एक अलग जगह है, मॉस्क एक अलग जगह है, लेकिन दोनों ही जगह पे क्या होती है? प्रेयर होती है। दोनों ही जगह पे क्या होती है? प्रेयर होती है। होती है नहीं होती प्रेयर? प्रेयर आपकी कहीं और भी होती है। प्रेयर चर्च और इनकी जगह पे कहीं और भी प्रेयर्स होती हैं। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो सोचो, क्या सारे मॉस्क में प्रेयर होती है? बिल्कुल सारे मॉस्क में प्रेयर होती है। क्या सारे मॉस्क में, सॉरी, क्या सारे चर्च में प्रेयर होती है? बिल्कुल सारे चर्च बने ही किस लिए होते हैं? प्रेयर के लिए बने होते हैं। और भी काम होते हैं पर प्रेयर भी होती है। सारे मॉस्क में प्रेयर होती है। होती है। इसके अलावा प्रेयर जो है बाकी जगह पे भी होती है। तो होना क्या चाहिए था हमारे पास? ऑप्शन ये वाला सही है ना? देखो सारे मॉस्क में जितने भी आपके मॉस्क हैं उन सभी जगह पे प्रेयर होती है। जितने भी आपके पास चर्च है उन सभी जगह पे प्रेयर होती है। इसके अलावा जो जगह बची है प्रेयर की, कहीं और जगह भी आगे प्रेयर हो सकती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है आपका। किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हो आप, बताइए। क्लियर हुआ ना कैसे होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो इसके ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। एक सेकेंड,
कुछ कुछ क्वेश्चंस में एक्चुअली क्या है, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो एक क्वेश्चन ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देखो जो आप मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का सिंपल सवाल भी आपसे पूछता नहीं है, क्लॉक का भी सवाल डायरेक्टली पूछता नहीं है आपसे, लेकिन क्लॉक और डायरेक्शन को मिक्स करके क्वेश्चन आपका बनता है, यहां से ये सवाल जरूर आता है। आप देखोगे ग्रुप डी के अंदर क्लॉक से डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाएगा, बहुत ही रेयरली पूछ सकता है पर रेयरली पूछेगा, लेकिन क्लॉक और डायरेक्शन को मिक्स करके सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है। अभी घड़ी पे घड़ी है, उस घड़ी में 9 बज रहे हैं, 9 बजे क्या हो रहा है, मिनट की सुई जो है वो पूर्व दिशा की ओर है। देखो जब 9 बजता है तो होता क्या है, पहले ये दिखाती हूँ आपको। जब 9 बजता है तो ये होता है, छोटी सुई ये रही और बड़ी सुई ये रही, ये 9 बजे है। पर सवाल में बोल रहा है कि जब 9 बजते हैं तो मिनट की सुई जो यहाँ पे होनी चाहिए थी वो होती कहाँ पे है, ईस्ट में होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ नहीं होती है, वो यहाँ होती है। कितना घूम गई है, प्लस का 90 डिग्रीज घूम जाती है घूमने को। तो पूछ ये रहा है जब घड़ी में 1:45 हो रहे होंगे, 1:45 हो रहे होंगे, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब देखो 1:45 होते कब है, पहले ये देखिए 1:45 कब होते हैं भाई, छोटी सुई यहाँ पे होगी कहीं पे, और 45 है तो बड़ी सुई यहाँ पे होगी। अप्रोक्सीमेटली समय यही है, 1:45 हो रहा है तो समय क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली को समय ऐसा होगा, ठीक है। पर होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, मुझे बताना है कि जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ पे होगी। तो घंटे की सुई भी आपका 90 डिग्री बढ़ जाएगी आगे की ओर, तो यहाँ पे हो जाएगी। ये दिशा कौन सी है आपकी, साउथ ईस्ट दिशा है, आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्लियर हुआ, नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा बच्चे, नॉर्थ वेस्ट तो होनी चाहिए थी पर वो घूम गई। जब वो घूम गई, जब यहाँ पे मिनट की सुई घूम गई, जैसे मिनट की सुई घूमी उतने घंटे की सुई भी तो घूम जाएगी ना, तो 90 डिग्री घूम गई, घूमने के बाद कितना हो जाएगा, वो आपका साउथ ईस्ट आपका सही जवाब है बच्चे, गलत नहीं, सॉरी। क्लैरिटी आई क्वेश्चन में, क्या आप बोलना चाह रहे थे, क्या आप समझे, सवाल समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते देखो अब सवाल देखना, ये कथन और कारण का सवाल है। वैसे तो सवाल को समझना पहले, तो कथन और कारण का सवाल है। ऑप्शन कैसे होते हैं इसके, या तो कथन सही है या कारण सही है, या फिर दोनों सही है, और या फिर सेकंड वाला जो है पहले वाले का कारण है। ऑप्शन समझना, ऑप्शन नंबर ए इसमें ये बोलेगा कि पहला वाला सही है, फर्स्ट वाला। बी बोलेगा कि सेकंड वाला सही है, तो छोटा कर देते इसमें ऑप्शन कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि पहले वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि दूसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी बोलता है कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो रॉन्ग है, कारण जो है वो गलत है। लेकिन चौथा बोलेगा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और कारण भी बिल्कुल सही है। अब आपको देखना है कि आपके पास कौन सा वाला ऑप्शन मैच करेगा। कथन बोल रहा है कि सदाबहार नदियां ज्यादातर हिमालय से बहती हैं, कोई बात नहीं। कारण ये बोल रहा है हिमालय के स्रोत इन नदियों को पोषित करते हैं, सही विकल्प चुनिए। मैम कभी कभी रिपीट भी कर दिया करो, रिपीट तो करती हो भाई, आप तो मुझे बेकार में बदनाम कर रहे हो भाई, आप तो बेकार में मुझे बदनाम कर दे रहे हो। मैं तो इतनी बार क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, ऊपर से आपके पास वीडियोस अवेलेबल भी रहती हैं। देखो सभी को पता ही है जो सदाबहार नदियां होती हैं वो ज्यादा सभी नदियां हिमालय से बहती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है हिमालय से जो नदियां बहती है वो हमेशा सदाबहार रहती है, क्योंकि उनमें हमेशा पानी रहता ही रहता है, ये भी सही है, दोनों सही है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि दूसरा वाला ही कारण है पहले वाले के लिए,
वो सदाबहार है ही क्यों? क्योंकि वो हिमालय से बहती है और हिमालय में हमेशा पानी रहता ही रहता है, इसलिए। तो दोनों चीजें भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। तो जो जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। किसी को दिक्कत बताओ? किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो क्लास सेशन को आप यहीं पे ऑफ करेंगे हम लोग। तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ऐसा ही सेशन आपका रोजाना होने वाला है, तो रोजाना हमसे जुड़िए। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई एग्जाम में ऐसे ऐसी चीजें भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो बाय बाय बोले तो बाय बाय, टेक केयर। जो बच्चे नए हैं, पहली बार जुड़े, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दूसरी बात ये, ग्रुप डी का कल मैंने इंटरव्यू लिया था एक स्टूडेंट का जो इस समय ज्वाइन हो रखा है ग्रुप डी के अंदर। आप वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा। उस इंटरव्यू को देखने के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो सकता होगा कि हाँ भाई ग्रुप डी जॉब एक बेकार जॉब नहीं होती है, वो एक अच्छी जॉब है, उसको हम कर सकते हैं। तो वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा और आपका पढ़ाई करने में मन दुगना लग जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करते होंगे और उनसे सब्सक्राइब भी करवाते होंगे जितना हो सके, है ना। बाय बाय एंड टेक केयर।